वो मैच्योर होंगे, आपस में फ्यूज होंगे और एक मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट बनेगा। और ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, ये उस जो डेड बोन है उससे ईट अप करेगा, उसको रिजॉर्ब करेगा। यहाँ पे रिजॉर्प्शन हुई, जैसे रिजॉर्प्शन होती है तो ये बड़ा टाइमली, ये बड़ा इंट्रिकेट प्रोसेस होता है ये। उसके बाद इस ऑस्टियोक्लास्ट का और एपोप्टोसिस हो जाता है। और ये याद रखिएगा, दिस एपोप्टोसिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट्रोजन। दिस इज द रीजन जब मेनोपॉज होता है तो फीमेल्स में रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है और फॉर्मेशन कम हो जाती है। दिस इज द रीजन कि वो जो ये कंट्रोल कर रही होती है ईस्ट्रोजन, दिस स्पॉन्टेनियस एपोप्टोसिस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, जब उसने अपना काम कर लिया, उसका एपोप्टोसिस हुआ। अब यहाँ पे जो प्री ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये मैच्योर होंगे और ये ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे। इनके ऊपर से जो ये रैंकल है ये गायब हो जाएगा और अब ये आपस में मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे और ये लाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ पे बोन डिपॉजिट करेंगे। बोन डिपॉजिट करने के बाद इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका स्पॉन्टेनियसली एपोप्टोसिस हो जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो लाइनिंग सेल्स में कन्वर्ट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगेन उनकी, यू कैन सी इट है, ये यहाँ पे इनहिबिशन, ये सब्सटेंस रिलीज करने स्टार्ट हो जाएंगे और ये दोबारा से सारा प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में आपको पता भी नहीं होता, बहुत सारे माइक्रो क्रैक्स आते हैं, वो इस तरह से हील होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर यहाँ से देखें कि जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, इट टेक्स एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स ले लेती है और 3 to 3 मंथ्स एटलीस्ट हम लेते हैं जो ये सारा ऑस्टियोइड की फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये लेता है। ये जस्ट डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है, सिंप्लीफाइड टू अंडरस्टैंड इट। अब ये सारा प्रोसेस जो है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें किस तरह ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो रहे हैं, एपोप्टोसिस कैसे हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, उस बेस पे अगर हम सबसे पहले मिनरलाइजेशन से रिलेटेड अगर जो देखें तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट 2 मेजर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो बोन है और बोन इज द प्रिंसिपल रिजर्वायर फॉर दीज मिनरल्स। ये सबसे ज्यादा बॉडी में यहाँ पे होते हैं। एटलीस्ट 98% ऑफ द टोटल कैल्शियम जो है वो स्केलेटन में होती है और 85% ऑफ द टोटल फास्फोरस जो बॉडी के अंदर है वो इसमें बोन बोन पर होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो अब आपको पता है कि बोन डाइट के थ्रू जो कैल्शियम होता है वहां से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में होगा, किडनीज इन्वॉल्व होंगी, थायराइड हार्मोन इन्वॉल्व होगा, ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारा कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस है जिसमें आपके इंटेस्टाइन्स, आपके किडनी और ब्लड और उसके साथ जो आ जाते हैं बोन, इन सब के दरमियान में ये सारा साइकिल है और बैलेंस कैल्शियम का जो है वो मेंटेन किया जाता है अनलेस अंटिल कोई डिजीज ना हो। इफ देयर इज एनी इंट्रिंसिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू वगैरह, तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। ठीक है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, क्रॉनिक किडनी फेलियर में, तो आपको पता है कि उसमें भी विटामिन डी से रिलेटेड जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसमें भी बोन मिनरलाइजेशन जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। तो मेन 3 टारगेट ऑर्गन्स हैं जिसमें प्रॉब्लम आए, तो किडनी में, बोन में और जीआईटी ट्रैक्ट में किसी भी किस्म की। तो इसमें जो ड्रग टारगेटेड थेरेपीज हैं वो भी उसमें कुछ ऐसी होती हैं। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन डी क्या करता है, वो आगे हम देखेंगे। तो हम 1 by 1, कैल्शियम इज अ डाइवेलेंट कैटाइन। ठीक है ना, बॉडी कंटेंट ये आपको सिंपली ये वैल्यूज होती हैं। तो ये 3 जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 डिस्टिंक्ट केमिकल फॉर्म्स में ये कैल्शियम होता है बॉडी के अंदर। अब ये पूल देख लें कि दिस पूल को डिवाइड करें तो 50% आयोनाइज फॉर्म में होगा और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। अब कौन सी ऐसी है जो कि रीयूजेबल है? रीयूजेबल की मीन जो डिफ्यूज हो सकती है। डिफ्यूजेबल फॉर्म इसकी ये वाली है। ठीक है ना, आयोनाइज्ड ये पूल है जिसको बेसिकली जब हम सीरम कैल्शियम करते हैं, ये पूल है जिससे रिलेटेड आपके सारे फंक्शन है, ये डिफ्यूजेबल होता है। आयोनाइज्ड और कम्प्लेक्स्ड, जिसमें ये नॉन आयोनाइज्ड होता है लेकिन 10% ये कम्प्लेक्स्ड फॉर्म में होता है, जो अदर्स के साथ इसके कम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर देर इज इस पूल में जब भी कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो हाइपो या हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन। अगर किसी वजह से भी कैल्शियम को ट्यूमर है, कोई लिम्फोमास है, उसमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, या ड्यू टू एनी डेफिशिएंसीज हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। अब उसमें अच्छा, अब अगर हम नॉर्मल देखेंगे बॉडी में जो अब ये कैल्शियम है ये बोन्स में किस फॉर्म में जाता है, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये पता होना चाहिए आपको कि कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द बोन इन हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होती हैं जिनको अगर हम बिस्फॉस्फोनेट्स पढ़ेंगे तो वो स्टेबलाइज करती हैं इस फॉर्म में। वो इसी वजह से बोन मिनरलाइजेशन करती हैं कि वो कैल्शियम को
हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टेबलाइज कर देती हैं। अब ब्लड के अंदर, अब बोन के अंदर कैल्शियम की जो डेपोजिशन है, बोन सीमेंट की डेपोजिशन है, मिनरलाइजेशन एडिक्वेट टू मेंटेन द एडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन यू नीड एडिक्वेट सीरम कैल्शियम लेवल्स। अब सीरम में जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो मॉनिटर करने के लिए नॉर्मल जो हार्मोन्स हैं उनमें पैराथायरॉइड हार्मोन, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन, कुछ सेक्स स्टेरॉइड्स में एस्ट्रोजेंस हैं, थायराइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इस सारे बैलेंस में दे प्ले रोल, ठीक है। और इन की प्लेयर्स में एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू दीज की प्लेयर्स विल कॉज मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस, ठीक है। अगर कैल्शियम के रोल्स देखें तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, सेकंड मैसेंजर के तौर पे भी होता है। फिर आपको पता है जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो कैल्शियम से रिलेटेड है। कैल्शियम चैनल्स में कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो फिर रिलीज होगा, फिर मसल कंट्रैक्शन में, और ऑल द जो आपको पता है इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो अक्रॉस एक्साइटेबल मेम्ब्रेन। स्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लड कोएगुलेशन में रोल है। तो ये डिबेटेबल नहीं है कि कैल्शियम के इतने ज़्यादा रोल्स हैं और इससे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस कौन सी हैं, अगर हम ब्रीफली देख लें तो मिनरलाइजेशन से रिलेटेड जो बोन डिजीजेस हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स आती हैं। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होगी, रिकेट्स में जब ग्रोइंग बोन्स के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें फिर ये रिकेट्स में आगे बताती हूँ। लो बोन मिनरल कंटेंट अगर हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, पेशेंट उसके साथ प्रेजेंट करता है। हाई बोन मिनरल कंटेंट हो, ऑस्टियोपेट्रोसिस कहते हैं। कि कुछ ड्रग्स जैसे बिस्फॉस्फोनेट्स हम आगे पढ़ेंगे तो बिस्फॉस्फोनेट से क्या होता है कि बोन मिनरल कंटेंट ज्यादा हो जाता है, या कुछ बोन जो बिनाइन हाई बोन मास हो जाता है, ऑस्टियोपेट्रोसिस बोलेंगे इसको। फिर कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें हाई बोन टर्नओवर होता है, पेजेट्स डिजीज है जिसमें हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है, इन कंडीशंस में बोन टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और लो बोन टर्नओवर डिजीज, ए डायनेमिक डिजीज, ये भी याद रखें कि ए डायनेमिक बोन डिजीज नहीं होती लेकिन एज सच बिस्फॉस्फोनेट से ये भी आगे हम देखेंगे कि चूंकि उसमें बोन टर्नओवर, बोन मिनरल कंटेंट ज्यादा हो जाता है लेकिन बोन टर्नओवर डिक्रीज हो जाता है जिससे ए डायनेमिक डिजीज हो सकती है ए डायनेमिक बोन बन सकती है। आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स वगैरह में डिफरेंट वो जो आप स्कैन करवाते हैं उसको डेक्सा स्कैन बोलते हैं, इट मेजर्स द बोन डेंसिटी, ठीक है। बोन डेंसिटी में बोन मास भी आ जाती है और इसमें मिनरल कंटेंट भी आ जाता है, दोनों चीजें याद रखिएगा, बोन मास और मिनरल कंटेंट दोनों। डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री बोलते हैं इसको, डेक्सा स्कैन बोलते हैं। डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री जो करवाते हैं, जो आपने एंकल भी रख देते हैं, हैंड के साथ भी होता है, स्कैनर होता है। ऑस्टियोमलेशिया यहाँ दिखाया गया जी, रिड्यूस मिनरलाइजेशन होती है जब बोन मैट्रिक्स की ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। यू कैन सी इट हियर कि जब रिजॉर्प्शन कैविटीज बनती हैं तो वहां पे कैल्शियम एनफ मिनरलाइजेशन नहीं हुई बोन की, इसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे, ठीक है। ये एडल्ट्स में मेनली होती है। और अगर नॉर्मल बोन को देखें तो यू कैन सी इट हियर, ट्रबैकुलर ये मेशवर्क होता है, इसमें जो है ये स्ट्रेटास होते हैं, यू कैन सी इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल, ठीक है। ये 30 एज की ये नॉर्मल बोन दिखाई गई है। अगर इसको हम मॉडरेट ऑस्टियोपोरोसिस देखें तो यू कैन सी इट हियर कि इसमें गैप्स कितने ज्यादा हो गए हैं और ये स्ट्रेटा जो होते हैं ये गायब होते हैं, कुछ वर्टिकल भी और कुछ हॉरिजॉन्टल भी। तो ये सुराख जो है ये होल्स बड़े हो जाते हैं, पोर्स बड़े हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस इसे सिंपली आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सो ये मॉडरेट दिखाया गया जी 88 की एज में ऑस्टियोपोरोसिस। इसको अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू में देखें तो वो नॉर्मल बोन इस तरह की नजर आएगी। इसमें यू कैन सी जो स्ट्रेटास हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दिस इज द 71 ईयर ओल्ड, ये जो पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल और ऑस्टियोपोरोसिस, यू कैन सी यहाँ पे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये एक पॉइंट है जिसमें ये जो वर्टिकल स्ट्रेटा है इसमें ये वीक हो गया, ये ब्रेक हो गया, और उसके बाद इसमें ये देखें इस तरह से पोर्स जो है वो बड़े हो जाते हैं। दिस इज द माइक्रो जो है फॉर्म ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस दिखाई गई है। अगर हम मेन हार्मोनल रेगुलेटर्स ऑफ द बोन मिनरल होमियोस्टेसिस देखें तो उसमें जो 2 हैं वो मेन हैं, उनमें पैराथायरॉइड हार्मोन और विटामिन डी, ये इनका प्राइम रोल होता है ये हार्मोनल रेगुलेटर्स में। नॉन हार्मोनल हम बाद में देखेंगे। अदर हार्मोन्स में कैल्शियम, फिर ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है,
23 बोलते हैं, ये भी हार्मोनल है, इसका भी अब रोल देखा गया है। और अदर हार्मोन्स में कैल्सिटोनिन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन, ये सारे के सारे मिलके जो है ये बोन मिनरल होमियोस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं। ये आपके मिनी की डायग्राम है, इसमें ये देखें हार्मोनल फैक्टर्स में पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी, ये बॉडी के अंदर इंडोजिनस हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं से रिलेटेड ड्रग्स भी हैं, आपको पता है आप स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसीज होती हैं मेनोपॉज में, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फिर उस बॉडी के अंदर जो कैल्सिटोनिन थायराइड से सिक्रीट हो रहा है, विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, सनलाइट से आप स्किन में ले रहे हैं, फिर किडनी से सिंथेसाइज हो रहा है, पैराथायराइड हार्मोन है, इसकी कुछ ड्रग्स की अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या ड्यू टू एनी, आप सीरम कैल्शियम लेवल्स, इसका काम क्या है सीरम कैल्शियम लेवल्स मेंटेन कर रहा है, तो इसकी हमने ड्रग्स बना ली, वो आगे हम देखते हैं। फिर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, अगर आप लोगों ने एंडो में, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कोई लेक्चर पहले हुआ है, तो जो हॉर्मोन्स होते हैं ये बॉडी में हम एंडोजिनस जो देखते हैं उसी से रिलेटेड हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ड्रग्स डिवाइस की जो बनाई जाती हैं उनको हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जो नॉन हार्मोनल ड्रग्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनमें बिसफॉस्फोनेट्स जो हैं ये टॉप पे, ये लास्ट 2 डेकेड्स में इनका बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत ज़्यादा ये लेकिन ये आम मेडिसिन नहीं होती जिस तरह से आप लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ डिजीज मॉडिफाइंग है, ये भी इसी तरह की ड्रग्स हैं जो कि बिसफॉस्फोनेट्स कॉमनली प्रेस्क्राइब नहीं की जाती। फिर फ्लोराइड है, और फिर जिस आपके टूथपेस्ट होते हैं उनमें भी, और कैल्सीमाइमेटिक्स कुछ ड्रग्स हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे जो कि नॉन हार्मोनल जो हम देते हैं पेशेंट्स को। पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है, बेसिकली सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको, ये चीजें सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज के लिए होती हैं, ड्रग्स जो हम पढ़ेंगे वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी। इसका क्या काम है, इसने सीरम कैल्शियम को, जो आयनाइज पूल है, जब भी बॉडी के अंदर वो फॉल होगा तो पैराथायराइड हार्मोन इसके रिस्पॉन्स में रिलीज होगा। उसका काम क्या है, उसने किसी भी जगह से पकड़ धकड़ के सीरम कैल्शियम को पूरा करना है। उसमें क्या करेगा, इंटेस्टाइन से इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है, किडनी से भी रीअब्सॉर्ब करवाएगा, वहां से सिक्रीट नहीं होने देगा, ब्लड में पूरा करना है, बोन से, इवन बोन से रिजॉर्प्शन के थ्रू कैल्शियम ब्लड में लाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से एक बड़ा ही ये रेगुलेटर है इस किस्म का कि इसने ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल्स को फिल करना होता है, ठीक है। पीटीएच सिक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन serum ionized calcium. Parathyroid hormone regulates calcium and phosphate flux across the cellular membranes in bone and kidney, resulting increase in serum calcium and decrease in serum phosphate. ये दोनों किडनी के थ्रू फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज्यादा करवा देगा और कैल्शियम की कम करवा देगा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, हमने डाययूरेटिक्स में अगर याद हो तो इसके रिसेप्टर्स पढ़े थे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, उसके साथ जब ये बाइंड करेगा तो वहाँ पे साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगी। इसीलिए जब भी ट्यूमर्स होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन बॉडी में अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहा है तो यूरिन में जब आप साइक्लिक एएमपी मेजर करते हैं तो उसकी क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जस्ट ये एक मार्कर की तरह भी इसको लिया जा सकता है। तो एक्टिविटी इन द किडनी एंड द बोन इज मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स। ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आगे से फिर साइक्लिक एएमपी, क्योंकि जब वो स्टिमुलेट होंगे साइक्लिक एएमपी सिंथेसाइज होगी। अब किडनी पे इफेक्ट्स क्या होंगे, वही जो हमने कहा कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा और फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। और अनदर इम्पॉर्टेंट एक्शन क्या है कि ये जो स्टिमुलेशन ऑफ ये जो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल है, इसकी प्रोडक्शन में भी ये इसको भी स्टिमुलेट करता है किडनीज में। यहाँ दिखाया हुआ है ये किडनीज में पैराथायराइड हार्मोन के इफेक्ट्स दिखाए हुए हैं। ये कैल्शियम का इफेक्ट क्या है, रीअब्जॉर्प्शन, ये लॉस नहीं होने दे रहा, और इधर पैराथायराइड हार्मोन का फॉस्फेट के ऊपर क्या इफेक्ट है। और इधर सेम इज द बोन के साथ हमने क्या कहा था कि सीरम कैल्शियम को उसने पूरा करना है, चाहे वो इधर से एब्जॉर्ब करे, इधर से रीअब्जॉर्प्शन, इधर से रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, उसकी बोन की एक्सपेंस से वहां से कैल्शियम निकाल के ब्लड में फेंकेगा, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल थिंग। अब बोन पे क्या इफेक्ट है जो मैंने अभी बताया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पिट्यूटरी हार्मोन्स में भी पढ़ा होगा कि जब भी बॉडी में, ये याद रखें कि नॉर्मली जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो पल्सटाइल फॉर्म्स में, पल्सेस आती हैं उन हार्मोन्स की, लेवल्स की पल्स की फॉर्म में होते हैं, मींस लेवल्स हाई होंगे फिर नीचे जाएंगे। दिस इज वेरी नॉर्मल। ये नेचर ने एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना रखा हुआ है कि अगर उससे पॉजिटिव एक्टिविटी उसकी कब होगी, एगोनिस्ट लाइक एक्टिविटी होगी अगर वो पल्सटाइल फॉर्म में होगा,
ठीक है, इंटरमिटेंट होगी। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन पैराथायराइड हार्मोन बॉडी के अंदर कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू हाइपर पैराथायराइडिज्म, कोई ट्यूमर है या किसी भी वजह से कांस्टेंट जब भी हार्मोन ब्लड के अंदर लेवल्स होंगे तो वो इटसेल्फ ऑपोजिट एक्ट करेगा, उसका एक्शन जो पल्सटाइल फॉर्म में था उसके ऑपोजिट होगा। इसमें आपने वो जी गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स गुसिरेलिन और गुनेडोरेलिन जो ये पड़ी थी ड्रग्स आपने पिट्यूटरी हार्मोन्स में, उनका यही फंक्शन होता है कि जब आप उनको बाहर से वो देते हैं, अगर आपने उनसे एज एगोनिस्ट काम लेना है तो आप उनको पल्सटाइल फॉर्म में देंगे, लेकिन अगर आपने उनसे एज एंटागोनिस्ट का काम लेना है तो आप उनको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की फॉर्म में लगा देंगे, तो वो एज एंटागोनिस्ट एक्ट करेंगे। इस किस्म का फंक्शन जब भी हार्मोन्स में, तो ये कॉन्सेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब यू कैन सी इट हियर, बोन पे बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं और बोथ आर टाइटली कपल्ड। कैटाबॉलिक मीन रिजॉर्प्शन ऑफ बोन और एनाबॉलिक मीन बोन फॉर्मेशन भी कर रहा है। अब नीचे वाला पहले देख लेते हैं कि जो नॉर्मल है क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन कर रहा होता है जब पल्सटाइल फॉर्म में पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है, तो ये प्रोमोट द डिफरेंशिएशन ऑफ ये ऑस्टियोब्लास्ट में जो फैक्टर्स जो कि ऑस्टियोब्लास्ट को प्री ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर में कन्वर्ट करते हैं, उसमें इसका भी रोल होता है जब ये पल्सटाइल फॉर्म में हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी वजह से कॉन्स्टेंटली इसके लेवल्स ब्लड में इंक्रीज हैं और मेंटेन्ड है इंक्रीज फॉर्म में, तो बोन रिजॉर्प्शन करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्या कर रहा है कि मोर रैंकल ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, जिससे वो मोर रैंकल उनकी सरफेस पे एक्सप्रेस होगा। जितना रैंकल ऑस्टियोब्लास्ट की सरफेस पे एक्सप्रेस होगा उतने ज्यादा प्री ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट मेच्योर में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो जितने ऑस्टियोक्लास्ट बनते जाएंगे उतनी बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि दिस स्लाइड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये आप लोगों को मैंने भेजा भी हुआ है लेक्चर। ये याद रखें कि पल्सटाइल फॉर्म में जितनी भी हार्मोनल प्रेपरेशंस हैं या बॉडी के अंदर वो हार्मोन जो एक्ट कर रहा होता है, जब कंटिन्यूस उसकी ड्यू टू एनी रीजन उसके कांस्टेंट लेवल्स होते हैं तो वो उसके ऑपोजिट एक्ट करता है। यू कैन सी इट हियर, ये ऑस्टियोब्लास्ट है जी, जो स्ट्रोमल सेल से ऑस्टियोब्लास्ट बना था। प्री ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर रैंक एक्सप्रेशन होता है, जितने ऑस्टियोब्लास्ट रैंकल एक्सप्रेस करते जाएंगे उतना ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर से ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, उतनी ज्यादा बोन रिजॉर्प्शन होती चली जाएगी। ये पैराथायराइड हार्मोन से रिलेटेड बताया गया कि किस तरह से यू कैन सी 6 months ये रिजॉर्प्शन कैविटीज बनती हैं, फिर बोन फॉर्मेशन भी हो रही है। लेकिन बोन ये बड़ा टाइटली नॉर्मल बॉडी में जो फिजियोलॉजी है बड़ा बैलेंस प्रोसेस होता है, जिसमें पैराथायराइड हार्मोन बोन फॉर्मेशन, चूंकि ये पल्सटाइल फॉर्म में रिलीज होता है और ये उसके बाद बोन फॉर्मेशन भी करता है, लेकिन जब ये कांस्टेंट हो तो उसमें बोन रिजॉर्प्शन। तो ये दोनों इसके दोनों फंक्शंस हैं, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक टू बोन। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, वही हमने कहा। प्लाज्मा कैल्शियम क्या होती है कि ब्लड में जो प्लाज्मा सीरम कैल्शियम होती है उसके रिसेप्टर्स होते हैं, उसके सेंसर लगे होते हैं इसके ऊपर, पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर। उन सेंसर्स पे जैसे ही ये मैसेज आता है कि जी सीरम कैल्शियम फॉल कर गया है, तो उसी वक्त पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्लड में ड्यू टू एनी रीजन सस्टेन्ड हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसमें क्या होगा, फिर कंटिन्यूसली पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा, उसमें हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो ये एबनॉर्मलिटी है ना, ड्यू टू एनी रीजन, अगर किडनी से लॉस हो रहा है कैल्शियम का या कोई और रीजन है जिससे सस्टेन किस्म का हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उससे फिर ये हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी हो सकती है पैराथायराइड की। उसमें फिर फर्दर क्या होता है कि वो रिजॉर्प्शन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन कंटिन्यूसली जो है वो सिक्रीट हुए जा रहा है, क्योंकि उसके सेंसर उसको यही बता रहे हैं कि सीरम कैल्शियम लेवल्स जो है वो कंटिन्यूसली लो हैं। अब इसमें जो ड्रग आती है दैट इज टेरीपैराटाइड, इसके ऊपर एमसीक्यूज बन जाते हैं इस ड्रग के ऊपर। टेरीपैराटाइड रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन पैराथायराइड हार्मोन है जी, ये फुल एगोनिस्ट है रिसेप्टर के ऊपर, लेकिन सेम याद रखें। तो इसको हम जब इसको किस तरह इसको इंटरमिटेंट डोजेस में देते हैं। जब आप इसे इंटरमिटेंट डोजेस में देंगे तो ये बोन फॉर्मेशन कराएगा और आप इसको ऑस्टियोपोरोसिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब आप इसे पल्सटाइल फॉर्म में बाहर से दे रहे हैं, इंटरमिटेंट डोजेस दे रहे हैं, पैरेंटरली ओडी दे देते हैं, लगाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर लगाया, इंटरमिटेंट डोज दी, तो उससे बोन फॉर्मेशन होती है।
तो इसलिए इस ऑस्टियोपोरोसिस में इसको यूज किया जाता है। मेजर एडवर्स इफेक्ट्स इसके हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीयूरिया हो सकते हैं। आपको पता है जब हाइपरकैल्सीयूरिया होगा तो उसमें स्टोन्स बनने के चांसेस हो सकते हैं। इनफ्रीक्वेंट एडवर्स इफेक्ट्स में डिजीनेस, डिप्रेशन, पेन, हेडेक, लाइक क्रैम्प्स, डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट इसका पता होना चाहिए कि एक्ट किस तरह से करता है, ऑस्टियोपोरोसिस में किस तरह से यूज हो रहा है, कि ये बोन फॉर्मेशन करा रहा है, क्योंकि इंटरमिटेंट पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को डिफरेंशिएशन को एनहांस कर देता है। विटामिन डी नेक्स्ट आ गया, एक पैराथायराइड हार्मोन से रिलेटेड बैलेंस हमने पढ़ा। अब विटामिन डी से भी आपको पता है कि एक्टिव हार्मोन्स 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल होता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट। क्या करता है, क्योंकि याद रखें ये स्टेरॉइड है तो इसके एक्शन डिफरेंट होते हैं। कुछ इसके एक्शंस जो हैं वो ये कैल्शियम जीआईटी के अंदर ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, ये उन्हें एनहांस कर देता है। किस तरह से करता है, क्योंकि स्टेरॉइड है, इसका न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है विच इज रिलेटेड टू जीन ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्रिप्शन किसकी हो रही है, उन प्रोटीन्स की। कौन सी प्रोटीन्स, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो व्हाट विल हैपन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स विल एनहांस, तो ज्यादा कैल्शियम जो होगी इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगी, और वो इस तरह से ये जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट इंक्रीज करवाता है। ठीक है, और इसके अलावा इट एक्ट्स इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द सीरम कैल्शियम लेवल। अच्छा, अब जब ये सीरम कैल्शियम लेवल्स को पूरा कर रहा है थ्रू किडनी से भी और इधर से जीआईटी से भी, तो इट मींस ये कि सीरम कैल्शियम लेवल ये कोशिश करेगा कि ब्लड में ऑप्टिमल रहें, नॉर्मल रहें। तो इससे क्या होगा कि पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। तो एक लिहाज से इनका एक्शन आप ये कह सकते हैं कि इनका ऑपोजिट एक्शन होगा। अब ये भी पता है आपको कि सनलाइट के थ्रू स्किन में, इसके अलावा फिर लिवर और किडनीज में इसकी सिंथेसिस होती है, और इसीलिए जो लो सनलाइट एरियाज हैं या उनको फिर इनटेक लेनी पड़ती है, या ऐसे एरियाज आप लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे सनलाइट नहीं अपीयर होती, तो उसमें बच्चों को जो है वो रिकेट्स की विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो इसकी अगर प्रेजेंटेशन देखें तो ये बोइंग ऑफ लेग्स हो सकती है, इसमें रिस्ट वाइडनिंग हो सकती है, यहाँ पे कपिंग इसको हम बोलते हैं, रिस्ट कपिंग एक्सरे के ऊपर आपको नजर आएगी। ये जो वाइडनिंग है, रिस्ट वाइडनिंग हुई हुई है। उसके अलावा बाकी जो है हम उसको बोला करते थे रिकेटिक रोजरीज हो जाती हैं। अगर आप लोग पीड्स में जाएं तो जिन बच्चों में रिकेट्स होती है उनमें बीड्स लाइक अपीयरेंस रिब्स के ऊपर होती है, तो दैट इज आल्सो ड्यू टू रिकेट्स में होती है। तो ये डेफिशिएंसी विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, वो हम फर्दर फिर हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया में किस तरह हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। नेक्स्ट जो बॉडी में रोल है दैट इज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23। ये बोन से ही सक्रीट होता है, और ये विटामिन क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक की तरह एक्ट करता है। यानी विटामिन D3 इसके रिलीज को बोन से स्टिमुलेट करता है, और जब ये रिलीज होता है तो ये इन टर्न विटामिन D3 की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, यानी ये साइकिल की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसका दूसरा काम फॉस्फेट एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है, इसलिए बॉडी में फॉस्फेट लेवल्स कम होगा। अगर किसी भी वजह से फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 की एक्सेस हो जाती है थ्रू बोन, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, तो पेशेंट को ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। हमने कहा था जिसमें क्या होगा, विटामिन डी इनहिबिट हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगी, तो पेशेंट में डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एनफ कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, सीरम कैल्शियम बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे पेशेंट में जो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ठीक है, ये वही सारा हार्मोनल कंट्रोल दिखाया गया है जो पैराथायराइड हार्मोन से रिलेटेड है, विटामिन डी से रिलेटेड है, और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये FGF23 से रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंडरी हार्मोनल रेगुलेटर्स में सबसे पहले कैल्सिटोनिन आता है। आपको पता है कि दिस इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। इसका क्या काम है, ये सीरम ये क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। इसका मतलब है कैल्सिटोनिन जो है ये वो विटामिन एंटी विटामिन डी एंड एंटी पैराथायराइड हार्मोन एक्शंस है। मींस क्या है कि ये बोन जो पैराथायराइड हार्मोन ने क्या करना था, बोन रिजॉर्प्शन करके तो वहां से उसकी एक्सपेंस पे ब्लड लेवल्स पूरे कर रहा है। ठीक है, इसी तरह विटामिन डी से रिलेटेड भी इसका ऑपोजिट एक्शन है, ये उन सबको डिक्रीज करता है कैल्सिटोनिन। ये यूज उन कंडीशंस में होता है जिसमें आपको अब हमने सीरम कैल्शियम फॉल ये क्या कर रहा है, सीरम कैल्शियम फॉल करवा रहा है। पैराथायराइड हार्मोन सीरम कैल्शियम अप करवा रहा है, विटामिन D3 क्या कर रहा है, सीरम कैल्शियम अप करवा रहा है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हाइपर कैल्सीमिया है, ठीक है, उन कंडीशंस में आपको सीरम कैल्शियम लो करने की जरूरत होती है। तो उसमें उन कंडीशंस में लाइक पेजर्स डिजीज है, हाई टर्नओवर, बोन टर्नओवर बहुत ज्यादा है, उन कंडीशंस में अगर आपने एक्यूट रिडक्शन इन सीरम कैल्शियम करवानी है तो उसमें
कैल्सिटोनिन से रिलेटेड जो ड्रग्स हम देते हैं वो हम आगे देखेंगे, तो उनकी ज़रूरत तब होती है। और मैनी अ टाइम क्योंकि ये बोन रिजॉर्प्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी बेस पे हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। वाई? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में हमने कहा था ड्यू टू एनी एटियोलॉजी बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हुई होती है, तो ये बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपने पढ़ा था जब आपने स्टीरॉइड, अभी में हाँ स्टीरॉइड्स आपने पढ़ने हैं, तो ये याद रखें ऑस्टियोपोरोसिस जो क्रॉनिकली यूज कर रहे होते हैं पेशेंट्स उसमें, क्योंकि ये बोन मिनरल होमोस्टेसिस को ये ऑल्टर कर देता है। क्रॉनिकली सिस्टमिकली आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो पेशेंट में बहुत ज्यादा ये साइड इफेक्ट, मेन साइड इफेक्ट्स में आता है। अगर क्रॉनिकली बच्चों में अगर आएगा तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, स्केलेटन ग्रोथ जो है वो उसकी स्टंटेड होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है एडल्ट्स में। तो अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर लिम्फोमास या ग्रेनुलोमेटस डिजीजेस कुछ ऐसी हैं लाइक साइकोइडोसिस या विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन में पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो चुका होता है, उसको रिवर्स करने के लिए कई दफा स्टेरॉइड्स के शॉट दिए जाते हैं। तो अदरवाइज बॉडी में नॉर्मल पर्सन में क्या करेगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस अगर क्रॉनिकली यूज किया तो करेगा, लेकिन इसको हाइपर कैल्सीमिया रिलेटेड टू कौन सी ये मैलिग्नेंसी से रिलेटेड ना, उसमें इसको एज ए ट्रीटमेंट यूज किया जा सकता है। ईस्ट्रोजन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस। व्हाट डज इट मीन? पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसने हर जगह से इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करनी है, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करनी है, तो इसका मतलब ये है कि ये हर जगह पे कैल्शियम को इंक्रीज कर रही है। फिर हमने कहा था एपोप्टोसिस से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट है, ये उसको कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट की डेथ को एक्सेलरेट करती है और ऑस्टियोब्लास्ट की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देती है। तो ये सारी चीजें अगर आपसे पूछा जाए या ईस्ट्रोजन के क्या रोल्स हैं, दैट्स व्हाई मेनोपॉज में पेशेंट्स आपके पास जब आती हैं, मेनोपॉज के बाद पेशेंट उसमें ऑस्टियोपोरोसिस उनको डेवलप हुआ होता है, तो उसमें फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वन ऑफ द रैशनल जो उसकी ये भी है, अदर देन मूड स्विंग्स एंड हॉट फ्लशेस, उसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए भी मैनी टाइम्स आपको एस्ट्रोजन बाहर से देना होता है। अदरवाइज वो तो एक अलग डिबेट है कि इसके साइड इफेक्ट्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के क्या हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी वजह से मेनोपॉज से पहले फीमेल्स में कहा जाता है कि बोन्स उनकी ऐसा जो कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस कर रहा होता है, लेकिन जैसे मेनोपॉज में बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल्स फॉल करते हैं तो फिर पेशेंट्स में क्या होता है, वो प्रोन होती है टू ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसीलिए एक ये भी है जिस आई डोंट रिमेम्बर कि इसकी कोई साइंटिफिक बेस है कि ये पुराना कॉन्सेप्ट, ये याद रखें कि आपकी एज जब तक आपकी बोन डेवलप 35 की एज तक, 35-32 ये आपका जो प्राइम टाइम एज का होता है, उसमें अगर आपने कैल्शियम और कैल्शियम प्रोडक्ट्स ली हैं तब आपकी 25 साल तक 30 साल तक आपकी बोन हेल्दी होंगी, वो बोन्स होंगी जो आपको पे बैक करेंगी आफ्टर दैट। मेनोपॉज होने के बाद कैल्शियम का वो रोल नहीं रहता जो आपका यंग एज में कैल्शियम यूज करने का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे याद आया, इससे रिलेटेड है कि उस वक्त भी कहते हैं चलें आप नेस्विटा पी लें, आप कैल्शियम वाला दूध पी लें, आप इससे उस वक्त जो फायदा है वो कैल्शियम का उतना नहीं होता, बिकॉज क्योंकि एस्ट्रोजन जो है दैट इज पॉसिबल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस। एस्ट्रोजन लेवल्स फॉल कर जाते हैं, जब ये फॉल कर जाएंगे तो वो जो कैल्शियम आप ले भी रहे होते हैं, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन उस वो डिक्रीज हो जाएगी। रीनल ट्यूब्यूल से जो कि एस्ट्रोजन के थ्रू कैल्शियम की लेवल्स मेंटेन होने होते हैं वो पे उस तरह नहीं हो पाते। यहाँ पे एस्ट्रोजन का ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है विच इज शोइंग, यू कैन सी इट हियर, ये स्टोमल सेल्स थे, इनसे ये प्री ऑस्टियोब्लास्ट बने हुए हैं, उनसे ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे जो ये लाइनिंग सेल्स ये बोन डिपॉजिट कर रहे हैं, ऑस्टियोइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरह से स्टेम सेल से या प्री ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं और उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं। ठीक है, ये बोन सेल के नॉर्मल फंक्शन दिखाया गया। अब एस्ट्रोजन इफेक्ट्स देखें तो ये याद रखें, एस्ट्रोजन कंटिन्यूसली जो अंदर से जो इसके साइटोकाइन पे इफेक्ट्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली कुछ साइटोकाइंस को सुप्रेस रखती है। ये वो साइटोकाइंस होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए और ऑस्टियोक्लास्ट की लाइफ को शॉर्ट करने के लिए। मींस याद रखें, बोन फॉर्मेशन एनहांस होगी, बोन रिजॉर्प्शन
जो है वो कम होगी। तो कौन सी साइटोकाइंस, ये याद आप लोगों के लेवल की चीज नहीं है, सिंपली ये रैंकल देख रहे हैं ना आप लोग, ये उसको भी सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स में आता है। जब रैंकल सप्रेस होगा तो प्री ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगे उनके ऊपर रैंकल कम होगा, जब कम होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो उनका लाइफ स्पैन यानी वो ज्यादा और मैच्योर नहीं हो सकेंगे। अब यू कैन सी एस्ट्रोजन डिप्लीशन हो गई, जब एस्ट्रोजन डिप्लीशन हो गई तो वो तमाम साइटोकाइन जो सप्रेस हुए हुए थे यहाँ पे वो यहाँ अपीयर हो गए हैं। यू कैन सी ये साइटोकाइंस अपीयर होंगे तो स्ट्रोमल सेल से जो ये वाली चीज है ये ज्यादा होनी शुरू होगी। प्री ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो उनके ऊपर रैंकल की एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाएगा। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद वही वो रिलीज करेगा, जो साइटोकाइंस रिलीज करेगा वहां से जो प्री ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो ज्यादा स्टिमुलेट होंगे, ज्यादा प्री ऑस्टियोक्लास्ट सिंथेसाइज होने शुरू हो जाएंगे। जब ज्यादा होंगे तो उससे ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा होंगे। उधर दूसरी तरफ यू कैन सी इट हियर कि क्या होगा कि ये रैंकल और ये वो वाला प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ, ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा हो गए और इधर ऑस्टियोब्लास्ट का एपोप्टोसिस होना शुरू हो गया, यानी एस्ट्रोजन डिप्लीशन से टोटली ऑपोजिट हो गया। एपोप्टोसिस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा हो जाएगा और ऑस्टियोक्लास्ट का जो लाइफ स्पैन है वो एनहांस होना शुरू हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बोन रिजॉर्प्शन विल इंक्रीज, बोन फॉर्मेशन विल डिक्रीज। ठीक है, इसको मैं अगर दोबारा दिखाऊं, सबसे पहले क्या एस्ट्रोजन का इफेक्ट है, सुप्रेस कर रही है साइटोकाइंस को, रैंकल को। जब रैंकल सुप्रेस होगा तो वो सारे प्रोसेसेस, बोन रिजॉर्प्शन कम होगी, कम ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, लाइफ स्पैन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन डिप्लीशन हो गई, वो जो सुप्रेशन था वो हट जाएगा तो रैंकल भी एक्सप्रेस ज्यादा होगा, अदर साइटोकाइंस भी ग्रोथ से रिलेटेड जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, वो ज्यादा प्री ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर रैंकल एक्सप्रेस करेंगे, फर्दर मजीद साइटोकाइन रिलीज होंगी, वो साइटोकाइन फर्दर ऑस्टियोक्लास्ट की के लेवल्स को, इनकी सिंथेसिस को एनहांस करेंगी, उनकी मैच्योरेशन को एनहांस करेंगी। जब उनकी मैच्योरेशन एनहांस होगी तो बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी और उधर से ऑस्टियोब्लास्ट जो है उनका एपोप्टोसिस ज्यादा जल्दी हो जाएगा। दीज आर द फैक्टर्स यू कैन सी मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस किसको कहते हैं, इसमें बोन मिनरल मास, ये याद रखें कि बोन मिनरल मास रिड्यूस होती है, मिनरल टू मैट्रिक्स रेशियो नहीं चेंज होती, मैस ओवरऑल जो मैस होती है वो रिड्यूस हो जाती है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से। यू कैन सी, अगर दोबारा देखें, रिजॉर्प्शन कैविटीज go a little deeper and resorption last a little longer. Why? Because जो osteoclast है इनका लाइफ स्पैन ज्यादा हो गया and the bone formation increases, कोशिश करती है वो लेकिन but doesn't quite match the higher resorption rate, क्योंकि resorption rate इतना ज्यादा हो गया होता है कि वो उसको मैच नहीं कर पाती। तो ओवरऑल जब वे करें तो क्या होता है कि फिर रिजॉर्प्शन ज्यादा होती है और फॉर्मेशन कम होती है, तो बोन मिनरल मास जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें रिजॉर्प्शन बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाती हैं, उसमें जो स्ट्रेटा हैं ट्यूबैक्युलर बोन के जो मैंने आपको दिखाए थे उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में जब गैप्स, दोनों में ब्रिजेस उनके ब्रेक होते हैं तो बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं। तो पोर्स इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड आप इस तरह याद कर लें। एस्ट्रोजन्स में अगर देखें तो आप लोगों ने ये लेक्चर में हल दिया था, जो सम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें रिलॉक्सोफिन एंड टिमोक्सोफिन, इनको हम क्या बोलते हैं, ये मॉड्यूलेटर्स होते हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। मीन्स ये कि कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे कुछ टिश्यूज में, जैसे ब्रेस्ट टिश्यू है, एंडोमेट्रियम है, डिफरेंट इनके एक्शन है, कहीं पे ये एज एगोनिस्ट एक्ट करेंगे, कहीं पे एज एंटागोनिस्ट एक्ट करेंगे, ये इनका, इसीलिए इनको हम मॉड्यूलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो रिलॉक्सिफिन का रोल है, ये क्या करती है, इट प्रिवेंट्स और डिले द बोन लॉस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। अगर आप ये देखा गया कि इसलिए इसको ऑस्टियोपोरोसिस में रोल देखा गया कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जब रिलॉक्सिफिन दी गई तो उससे क्या हुआ कि उससे जो बोन का रिजॉर्प्शन था, वो बोन लॉस जो था वो थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, ये रिलॉक्सिफिन के एक्शन है, यू कैन सी ये रिलॉक्सिफिन के इफेक्ट्स, ये जो नजर आ रहे हैं स्टार्स आपको, ये ड्रग दी है। दोबारा देख लेते हैं इसको, ये 6 months ये थेरेपी दी, बोन में इसके इफेक्ट स्टार्ट हुए 12 months, 18 months, 24। आप देख रहे हैं कि रिजॉर्प्शन कैविटीज को फिल होना शुरू हो गया, बोन रिजॉर्प्शन थोड़ी कम हो गई। ये रिलॉक्सिफिन के इफेक्ट्स ऑस्टियोपोरोसिस में, ऐसी खवातीन में जिनमें पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस था, उसमें ये लेवल्स इस तरह से, बोन डिपॉजिट हो रही है, रिजॉर्प्शन कैविटीज फिल हो रही हैं। ठीक है, अब नॉन हार्मोनल एजेंट्स को देख लें, टाइम है अभी 5 minutes हैं। बिस्फॉस्फोनेट्स
स्टार्ट कर देते हैं, ये क्लासिफिकेशन करवा देती हूँ। अब जो नॉन हार्मोनल एजेंट्स अफेक्टिंग द बोन मिनरल होमोस्टैसिस है, इसमें बिसफॉस्फोनेट्स हैं, बीपीएन्स भी लिखते हैं। बिसफॉस्फोनेट्स एग्जाम में लास्ट 2-3 इयर्स में मैंने तो बहुत दफ़ा चेक किए हैं पेपर जिसमें बिसफॉस्फोनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इसमें जो रिलेटेड, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स है, दैट इज़ रिलेटेड टू रिलेटिव पोटेंसी। आपकी ये बुक में ये क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई, ये मैंने किसी दूसरी बुक से ली है, इसको यहाँ से लिखिएगा। तो उसमें जनरेशन अगर पोटेंसी वाइज देखें तो अकॉर्डिंग टू पोटेंसी, जो फर्स्ट पोटेंसी वाइज भी कहते हैं और जो साइड चेन की बेस पे भी, सिंपल साइड चेन है उसको फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, उसमें एटीड्रोनेट और टिल्यूड्रोनेट, तो इसलिए इन ड्रग्स को ड्रोनेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ड्रोनेट्स कौन से हैं, एटीड्रोनेट एंड टिल्यूड्रोनेट। इन पोटेंसी यू कैन सी इट हियर कि एटीड्रोनेट समझ लें कि बिल्कुल प्राइमरी जो स्टार्ट में पहला कंपाउंड था उसकी 1 है अगर पोटेंसी, तो टिलोड्रोनेट की 10 है, लेकिन सिंपल साइड चेन की वजह से इसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। बाद में जो साइड चेन है उसमें अमाइनो या नाइट्रोजनस जो है वो ग्रुप्स आके जब अटैच हो जाते हैं वो सेकंड जनरेशन है, और इसकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। उसमें पेमिड्रोनेट, एलेड्रोनेट एंड इबेंड्रोनेट आ जाते हैं, ठीक है। और और इसमें यू कैन सी इट हियर की पोटेंसी उसी तरह इंक्रीज हो रही है, 100 रिलेटिव पोटेंसी, आपको पता है पोटेंसी हमेशा रिलेटिव होती है, फिर 100 to 500, 500 से 1000, और थर्ड जनरेशन जो है फर्दर मोर पोटेंट पोटेंसी की बेस पे यू कैन सी राइजोड्रोनेट एंड जोलिड्रोनेट, ठीक है। ये इसी तरह से आपको बेशक ये ना भी पता हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सिंपल साइड चेन और फिर उसके बाद अमाइनो नाइट्रोजनस ग्रुप की वजह से क्या फर्क पड़ता है, ये मोर पोटेंट होती जाएंगी। जैसे जैसे जनरेशन इसकी इंक्रीज होगी बिसफॉस्फोनेट्स की, उसी तरह इसकी पोटेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।